प्यारे दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कक्षा 9 हिंदी काव्य का लास्ट चैप्टर पूरा फिनिश करने वाला हूं। एक एक पद की हिंदी लिखित व्याख्या आप सभी को बेहतरीन तरीके से समझाने वाला हूं। पहले मैं आपको बुक में समझाऊंगा, उसके बाद अपनी इस हैंड रिटेन नोट्स में एक एक पद की व्याख्या लिख करके बताऊंगा कैसे संदर्भ लिखना है, कैसे प्रसंग लिखना है, कैसे व्याख्या लिखनी है, कैसे काव्यगत सौंदर्य लिखना है। एक एक चीज़ पूरा डिटेल में समझाने वाला हूँ, तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बस वीडियो में आप सभी को अंत तक जुड़े रहना है। एक एक पद सीधा आपके दिमाग में जाएगा, मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और पूरा चैप्टर फिनिश करते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला पद, हर क्यारी में पद चिन्ह तुम्हारे देखे हैं, हर डाली में मुस्कान तुम्हारी पाई है, हर कांटे में दुख दर्द किसी का कसका है, हर शबनम ने जीवन की प्यास जगाई है। देखो, पहले मैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक की व्याख्या बताऊंगा, ठीक है ना, इठलाती है तक की। तो चलिए देखते हैं, पहले समझते हैं। हर क्यारी में देखो, सबसे पहले इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर में शिव मंगल सिंह सुमन जी ने भारत के जो श्रमिक और मजदूर वर्ग के लोग हैं, ठीक है ना, श्रमिक और मजदूर वर्ग के लोगों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, उसका इन पदों में बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने वर्णन किया है। ठीक है ना, तो यहाँ पर व्याख्या कैसे लिखेंगे कि कविवर शिव मंगल सिंह सुमन जी जो हैं वो भारत के श्रमिकों और नागरिकों यानी मजदूरों की महत्ता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे मजदूरों, हे श्रमिकों, मैंने अपने भारत देश के प्रत्येक खेतों की, ठीक है ना, भारत देश की प्रत्येक खेतों की प्रत्येक क्यारी में, हर क्यारी मतलब प्रत्येक क्यारी में, हर क्यारी में मतलब प्रत्येक क्यारी में, पद चिन्ह मतलब आपके पैरों के निशान, ठीक है ना, पद चिन्ह मतलब आपके पैरों के निशान, तुम्हारे मतलब आपके देखे हैं, मतलब देखे हैं। अब आपके पैरों के निशान देखे हैं, इसका मतलब क्या है कि जिस भी खेत में हम जाते हैं आपको ही मेहनत करते हुए पाते हैं, ठीक है ना, यानी कि आपके ही मेहनत की वजह से आज ये पूरा देश चल रहा है, पूरा देश खा पी रहा है आराम से, ठीक है ना, क्योंकि आप नहीं होते तो आज इतना ज़्यादा खाद्यान्न व्यवस्था इस देश को कोई उपलब्ध नहीं कर पाता। ठीक है ना, कहते हैं कि हे श्रमिकों, इस भारत देश की प्रत्येक खेतों की प्रत्येक क्यारी में मैंने आपके पैरों के निशान देखे हैं, अर्थात आपकी मेहनत को पाया है। हर डाली में मुस्कान तुम्हारी पाई है, उस खेतों में उगी हुई प्रत्येक फसल की प्रत्येक डाली में आपकी मुस्कान खिलती हुई दिखाई देती है, यानी वो डाली जैसे ही हिलती है तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई श्रमिक की मेहनत यहाँ पर मुस्कुरा रही हो, कोई श्रमिक की मेहनत यहाँ पर हंस रही हो। ठीक है ना, हर कांटे में दुख दर्द किसी का कसका है। कभी क्या कहते हैं कि उस फसलों यानी जो फसल बोई गई है, कई फसलें ऐसी होती हैं जिसमें कांटे भी होते हैं, ठीक है ना, यानी कि जो फसल होती है उसका कांटा जो है जैसे ही मुझे चुभता है तो ऐसा लगता है कि जैसे उसमें किसी का दुख और दर्द जो है, किसी न किसी किसान का, किसी न किसी श्रमिक का दुख और दर्द जो है मुझे कसका है, मतलब महसूस हुआ है। ठीक है ना, उस कांटे में किसी न किसी किसान का, किसी न किसी श्रमिक का मुझे दुख और दर्द महसूस होता है। हर शबनम ने जीवन की प्यास जगाई है, शबनम माने ओस का कण, और उस फसल के ऊपर पड़ा हुआ प्रत्येक ओस का कण जब मैं देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि प्यास लग गई है, यानी जैसे ही मैं उस ओस के कण को देखता हूं वो ओस का कण मेरे अंदर खुद ऐसा करने की प्यास उत्पन्न कर देता है, यानी खुद मेहनत करने की प्यास जगा देता है। ठीक है ना, जीवन की प्यास जगाई है, इसका मतलब क्या है कि श्रमिकों की तरह खुद मेहनत करने की प्यास मेरे अंदर वो जागृत कर देता है जैसे ही मैं कोई ओस का कण देखता हूं उन फसलों पर पड़ा हुआ। ठीक है, देखो इसको, हर सरिता की लचकीली लहरें डसती हैं, हर अंकुर की आंखों में कोर समाती है, हर किस्ले में अधरों की आभा खिलती है, हर कली हवा में मचल मचल इठलाती है। समझना, कवि कहते हैं कि हर सरिता की लचकीली लहरें डसती हैं। मैं जैसे ही भारत की किसी भी नदी को देखता हूँ, अभी तो यहाँ पर फसलों की बात हुई, ठीक है, अब नदियों की बात देखो, कुल मिला करके कभी यहाँ पर भारत के प्राकृतिक सौंदर्यों की भी साथ में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है ना, तो आप सभी को मैं डिटेल में समझा रहा हूँ। देखिए, हर सरिता की लचकीली लहरें डसती हैं, मैं जैसे ही किसी नदी को देखता हूँ, भारत में बहने वाली प्रत्येक नदी की जो लचकदार लहरें हैं, लचकदार मतलब ऊपर नीचे होने वाली लहरें जो हैं मुझे डसती हैं, यानी मेरे अंदर प्रभाव उत्पन्न करती हैं, आपकी मेहनत का प्रभाव उत्पन्न करती हैं, यानी ये नदियां जो हैं आपके मेहनत का बखान कर रही हैं। हर अंकुर की आंखों में कोर समाती है, जैसे ही इन खेतों में कोई नया अंकुर मतलब क्या होता है, जैसे ही कोई नया बीज अंकुरित तो होता है, जैसे आप गेहूं बोएंगे तो वो भी अंकुरित तो होगा, और अंकुर का मतलब ये है कि अंकुरित बीज, ठीक है ना,
अंकुरित बीज से जो निकलने वाला पहला पत्ता होता है, ठीक है ना। तो कहते हैं कि जैसे ही कोई बीज अंकुरित होता है तो अपनी आंखों में मतलब अपने अंदर, ठीक है ना, आंखों में का मतलब क्या रखेंगे कि अपने अंदर, ठीक है ना। कोर, कोर मतलब क्या है, डालियां पंखुड़ियां, कोर का मतलब क्या है, डालियां पंखुड़ियां समाती है मतलब समाये हुए रखता है। तो कैसे लिखेंगे कि खेतों में उगने वाला प्रत्येक दाना जो है अपने अंदर, ठीक है ना, खेतों में उगने वाला प्रत्येक दाना जो है अपने अंदर पूरी पंखुड़ियों को समाये हुए रखता है, क्योंकि जैसे ही वही बढ़ता जाता है तो प्रत्येक पंखुड़ियां और डालियां खुलती जाती हैं, ठीक है ना। तो कभी उसी की बात यहाँ पर करते हैं कि प्रत्येक अंकुरित बीज जो है अपने अंदर अपनी संपूर्ण पंखुड़ियों को समाये हुए रखता है और हर किस्लय में अधरों की आभा खिलती है। और खिलने वाले प्रत्येक, अब जैसे अंकुर जो है वो थोड़ा बड़ा होगा तो उससे किस्लय निकलेगा। किस्लय क्या है, कल्ला जिसको बोलते हैं, किसी भी पौधे का कल्ला या कह लो पंखुड़ियां या कोमल नया पत्ता, ठीक है ना। किस्लय का मतलब क्या होता है, नवीन पत्ता, यानी पौधे में खिलने वाला नवीन पत्ता जो है जैसे ही वो खिलता है तो हल्का लाल लाल दिखाई पड़ता है, ठीक ना। जैसे ही किसी नए पौधे का जो पत्ता निकलता है थोड़ा लाल टाइप में होता है। तो कैसे है कि जैसे वो नया पत्ता निकलता है उसमें तुम्हारे होठों की तरह आभा मतलब चमक, अधरों माने होठों की, ठीक है ना, अधरों की माने होठों की आभा मतलब चमक जो है खिलती हुई दिखाई देती है। खिलती मतलब खिलती हुई दिखाई देती है। हर कली हवा में मचल मचल इठलाती है और खिलने वाली प्रत्येक कली जो है, यानी पौधे में निकलने वाली प्रत्येक कली जो है जैसे ही हवा चलती है तो मचल मचल मतलब प्रसन्न प्रसन्न हो करके इठलाती है मतलब हिलती डुलती है, यानी इठलाती है मतलब ठसक दिखाती है, ऐठन दिखाती है, नखरे दिखाती है, ठीक है ना। इठलाती है मतलब नखरे दिखाना। तो कहते हैं कि जैसे हवा चलती है तो पौधे की प्रत्येक कली जो है हवे की वजह से प्रसन्न हो करके इठलाती है, यानी नखरे दिखाती है, यानी अनेक कलाएं करती है, ठीक है ना। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की व्याख्या कैसे लिखेंगे ये चीज चलो हम अपने नोट्स में आपको बताते हैं। तो दोस्तों आपको एक तरफ लिखना है हर क्यारी में दूसरी तरफ इठलाती है, डैश डैश कर देना। संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित एवं कवि और शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा रचित युगवाणी नामक पाठ से अवतरित है, ठीक है। प्रसंग में लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने जीवन में श्रमिक एवं कृषक वर्ग की महत्ता का वर्णन किया है। व्याख्या में लिखेंगे कवि श्रमिक एवं कृषक वर्ग के किसानों को कहता है कि मैंने क्यारी क्यारी में तुम्हारे ही पद चिन्हों के दर्शन किए हैं। ये डालियां जो नए नए पल्लवों से भर गई हैं उसमें आपकी मुस्कान झलकती दिखाई पड़ती है। प्रत्येक कांटे का व्यक्तित्व भी बड़ा विचित्र होता है। इसमें किसी न किसी का दुख दर्द का सकता ही है, यानी मालूम ही पड़ता है। जब मैं ओस की बूंदों को देखता हूँ तो जीवन में प्यास जग जाती है। नदी की उठती बहती लचकदार प्रत्येक लहर मन पर अपना प्रभाव छोड़ती है। जो भी नया अंकुर फूटता है वह भविष्य में आने वाली अपनी कलियों को अपने में समाहित किए रखता है। फूटती हुई नई कलियों में आपके होठों की समान लाली प्रतीत होती है और कलियां हवा के समान इठला उठती हैं, ठीक है। काव्यगत सौंदर्य देख लो, भाषा खड़ी बोली, रस शांत, अलंकार पुनरुक्ति प्रकाश, शब्द शक्ति लक्षणा, शैली गीत, ठीक है ना। पुनरुक्ति प्रकाश है क्योंकि प्रत्येक लाइनों में हर 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 लिखा हुआ है, ठीक है ना, यानी एक ही शब्द 3-4 बार रिपीट हुआ है। चलिए चलते हैं अगले पद पर। अंबर में युगती सोने चांदी की फसलें, ये ज्वार बाजरे की मस्ती लहराती है। अंतर में इसका बिंब उभरता आता है, चांदनी सिंधु में सौ सौ ज्वार जगाती है। समझना, अंबर में मतलब आकाश में, ठीक है, आसमान में। अंबर में उगती सोने चांदी की फसलें, तो कभी कहते हैं कि आसमान में जैसे ही चांद सितारे और सूरज चमक रहे हैं, ठीक है ना, उनको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे आसमान में चांदी और सोने की फसलें खिल रही हों, ठीक है ना। आसमान में चांदी और सोने की फसलें खिल रही हों और ये ज्वार बाजरे की मस्ती लहराती है। और हमारी पृथ्वी, वहाँ से अगर देखा जाए तो हमारी पृथ्वी पर ज्वार, ज्वार क्या होता है आप लोग जानते होंगे, इसको देहाती में जोंधरी भी बोलते हैं, ठीक है ना। ज्वार और बाजरे मतलब बाजरा, ठीक है ना, यानी ज्वार और बाजरे की फसल जो है हमारी पृथ्वी पर मस्ती मतलब प्रसन्न हो करके लहरा रही है, ठीक है ना। और अंतर में इसका बिंब उभरता आता है। और जब मैं इस दृश्य को देखता हूँ, कभी कहते हैं कि जैसे मैं इस दृश्य को देखता हूँ तो मेरे मन में इसका एक प्रतिबिंब सा छप जाता है, उभर आता है मतलब छप जाता है इसका एक चित्र सा, ठीक है ना। जैसे इन फसलों की सुंदरता को मैं देखता हूँ तो मेरे मन में एक इसका चित्र सा छप जाता है और चांदनी सिंधु में सौ सौ ज्वार जगाती है। और कभी कहते हैं कि जैसे ही चंद्रमा चमकता है तो चांदनी रात आती है, इससे सिंधु में मतलब समुद्र में सैकड़ों, सौ सौ मतलब सैकड़ों ज्वार भाटा आप लोग जानते होंगे, समुद्र में आने वाली तीव्र लहरें जब आती हैं ना
आप लोग ज्वार भाटा के बारे में कक्षा 6-7 में भी पढ़े होंगे। तो ज्वार भाटा में होता क्या है कि ये ज़्यादातर पूर्णिमा अमावस्या के दिन होता है, जिसमें क्या होता है कि पानी ज़्यादातर समुद्रों में ऊंची लहरों के रूप में बहने लगता है, ठीक है ना। यानी कि जो चांदनी रात होती है समुद्र में 100 यानी सैकड़ों सैकड़ों ज्वार भाटा जागृत कर देती है, ठीक है ना। अब अगली लाइनों को देखिएगा, मैं कैसे इनकी मोहकता से मुख मोड़ूं। कभी कहते हैं कि इतने प्यारे सुंदर 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 प्राकृतिक सौंदर्य हमारी पृथ्वी में देखने को मिलते हैं, मैं इन सब से अपना मुख कैसे मोड़ूं, ठीक है ना। यानी मैं इन सब दृश्यों से कैसे संबंध तोड़ूं, कहने का मतलब ये है, ठीक है ना। मैं कैसे जीवन के 100 धंधे छोड़ूं। कभी कहते हैं कि मैं इन सब दृश्यों को और अपने जीवन में जितने भी क्रियाकलाप हैं उनको कहे क्यों छोड़ूं, ठीक है ना। 100 मतलब सैकड़ों सैकड़ों धंधे क्यों छोड़ूं, मतलब अपने क्रियाकलाप क्यों बंद करूं, ठीक है ना। कभी कहते हैं कि मैं इन प्राकृतिक सौंदर्यों की मोहकता से सुंदरता से अपना मुख कैसे मोड़ूं, यानी अपना अपना जो है संबंध क्यों तोड़ूं और अपने जीवन में किया जाने वाले प्रत्येक क्रियाकलाप को क्यों छोड़ूं, ठीक है ना। क्योंकि दोनों को साथ लिए चलना क्या संभव है। कभी क्या कहते हैं कि क्या प्राकृतिक सौंदर्य और, ठीक है ना, प्राकृतिक सौंदर्य और धंधों को क्या दोनों को एक साथ कर सकते हैं, क्या दोनों को एक साथ लेकर के चल सकते हैं, क्या ऐसा करना संभव है, ठीक है ना। कभी ये प्रश्न करते हैं आप सभी से, ठीक है ना। क्या कहते हैं कि क्या इन प्राकृतिक सौंदर्यों की सुंदरता को और अपने काम धंधों को दोनों को एक साथ लेकर के संभव है चल पाना। क्या तन का मन का पावन नाता कैसे तोड़ूं। कभी कहते हैं कि मैं अपने शरीर का, तन का मतलब शरीर का, मन का मतलब अपने मन का, पावन नाता मतलब ये पवित्र संबंध जो है क्यों तोड़ूं, कैसे तोड़ूं, ठीक है ना। क्योंकि मन का और शरीर का एक पवित्र नाता होता है, ठीक है ना। और कभी कहते हैं कि ये नाता मैं क्यों तोड़ूं, ठीक है ना। आगे देखिए यहाँ पर, ऐसे अभी देखिए, अभी आपको ये कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि ये भी कैसे लिखना है जब वो बताया जाएगा तब आपके समझ में पूरा आएगा। बस अभी जुड़े रहें, आपको थोड़ा थोड़ा मैं कोशिश कर रहा हूँ, सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है ना। डाउट आपका एकदम क्लियर हो जाएगा, बस लिखित व्याख्या देख लेना, ठीक है। क्या उम्र ढलेगी तो यह सब ढल जाएगा। कभी क्या कहते हैं कि जैसे मैं अभी इस अवस्था में हूँ, जैसे ही वृद्धावस्था में जाऊंगा, जैसे ही मेरी उम्र ढल जाएगी, तो क्या ये सब प्राकृतिक सौंदर्य भी मेरी उम्र के साथ ढल जाएंगे। यानी क्या ये इन प्राकृतिक सौंदर्यों की सुंदरता भी कम हो जाएगी। जैसे ही मैं वृद्धावस्था में पहुंच जाऊंगा तो क्या इनकी सुंदरता कम पड़ जाएगी। क्या सूरज चंदा का पानी गल जाएगा, जल जाएगा। यानी कि क्या सूरज और चंद्रमा की ये जो चमक है आज हमें दिखाई पड़ती है, सूरज चंदा का पानी मतलब सूरज और चंद्रमा की चमक, ठीक है ना। कहते हैं कि ये जो सूरज और चंद्रमा की चमक है, क्या ये मेरी वृद्धावस्था के समय में जल जाएगा, क्या ये नष्ट हो जाएगा, सब कुछ नहीं दिखाई देगा कुछ भी। क्या मेरी वृद्धावस्था तक में ये सब प्राकृतिक सौंदर्य भी नष्ट हो जाएंगे कि जिनके बल पर जीने मरने का स्वर साधा, उनका आकर्षण सांसों को छल जाएगा। कभी क्या कहते हैं कि जिन प्राकृतिक सौंदर्यों के बल पर, जिन प्राकृतिक सौंदर्य पर मैंने प्रभावित तो होकर के जीवन मरण का स्वर साधा मतलब जीवन मरण का स्वप्न लिया है, जिन प्राकृतिक सौंदर्यों के सहारे मैंने जीने और मरने का स्वप्न साधा है, स्वर साधा मतलब स्वप्न साधा है, क्या इन्हीं चीज़ों का आकर्षण हमारी सांसों को धोखा दे जाएगा। यानी क्या हमारी वृद्धावस्था तक में ये जो प्राकृतिक सौंदर्य हैं ये हमें सौंदर्य के रूप में नहीं दिखाई देंगे, क्या ये नष्ट हो जाएंगे, क्या इनसे हमें आकर्षण नहीं मिलेगा, क्या इनका आकर्षण जो है वृद्धावस्था तक में हमारी सांसों को धोखा दे जाएगा, छल जाएगा मतलब धोखा दे जाएगा, ठीक है ना। ये सब प्रश्न कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो क्या सही पूरा यहाँ पर प्रश्न हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, जिस दिन सपनों के मोल भाव पर उतरूंगा। कभी क्या कहते हैं कि जिस दिन मैं अपने सपनों और अपने मन पर उठने वाली अनेक परिकल्पनाओं के, ठीक है ना, अपने मन में उठने वाली अनेक परिकल्पनाओं और स्वप्नों के मोल भाव करने के लिए उतरूंगा, यानी इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उतरूंगा। यानी ये जो अभी यहाँ पर प्रश्न हुए 3-4, अगर इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए मैं उठूंगा और जागृत होऊंगा, सोचूंगा इन प्रश्नों के बारे में, तो उसी दिन क्या होगा, जिस दिन का मतलब अब आप लोग यहाँ पर उसी दिन लिखेंगे, ठीक है ना। उसी दिन संघर्षों पर जाली चढ़ जाएगी, उसी दिन ये जो मैं मेहनत करता हूँ ये नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे सब दुनिया भर की टेंशनें हो जाएंगी कि यार वृद्धावस्था तक में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये प्राकृतिक सौंदर्य नहीं रह जाएंगे, तो मैं संघर्ष करना भी बंद कर दूंगा, ठीक है ना। इसलिए कभी कहते हैं कि जिस दिन अपने मन में उठने वाले इन सपनों के मोल भाव पर, यानी अपनी इन सपनों की जांच पड़ताल करने के लिए मैं जागृत होऊंगा, चलूंगा, उसी दिन मेरे द्वारा किए जाने वाले संघर्षों पर एक बंधन सा लग जाएगा, यानी दर से ही उसी जगह से ही वो बंद हो जाएंगे। और जिस दिन लाचारी मुझ पर तरस दिखाएगी, और उसी दिन लाचारी जो है, विवशता जो है मेरे ऊपर तरस दिखाएगी, यानी मेरे ऊपर तरस
दिखाएगी, मतलब तरस मालूम पड़ेगी, यानी मेरे ऊपर लाचारी छा जाएगी, ठीक है ना। जिस दिन उसी दिन मेरे ऊपर क्या हो जाएगी, विवशता आ जाएगी, और उसी दिन जीवन से मौत कहीं बढ़ जाएगी, ठीक है ना। और जिस दिन मैं अपने इन मन की परिकल्पनाओं का जवाब ढूंढने के लिए चल दूंगा, उसी दिन जो है मुझे जवाब ढूंढते ढूंढते कहीं ना कहीं मौत जो है मेरे ऊपर हावी हो जाएगी, और कहीं ना कहीं हम मौत को स्वीकार हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अब देखो, यहाँ से लेकर के अंबर में उगती से लेकर के कहीं बढ़ जाएगी तक की व्याख्या आप लोग कैसे लिखेंगे, ये चीज मैं आपको बताता हूँ। आप लोगों को एक तरफ लिखना है अंबर में उगती, दूसरी तरफ बढ़ जाएगी, ठीक है, डैश डैश कर देना। संदर्भ में पूर्वत यानी पिछले वाले में जो बताया हूँ सेम यहाँ पर लिख लेना। प्रसंग में लिखेंगे इन पंक्तियों में श्रमिकों के परिश्रम से समाज में आई संपन्नता का वर्णन है, ठीक है। व्याख्या में लिखेंगे कवि कहता है कि आकाश में उदित होते हुए सूरज, चांद, सितारे ऐसे लगते हैं मानो सोने और चांदी की फसलें उग रही हों। पृथ्वी पर ज्वार और बाजरे की के खेत मस्ती में भरे लहरा लहरा जाते हैं। ये सब दृश्य मन को प्रभावित करते हैं। ये अंतःकरण को नए नए बिंब प्रदान करते हैं। चांद के उदय होने पर चांदनी समुद्र में सैकड़ों सैकड़ों ज्वार उठा देती है। कवि कहता है कि मैं उक्त प्राकृतिक दृश्यों से अपना मुख नहीं मोड़ सकता। इनकी मोहकता मेरे मन को बांध लेती है, जिससे जीवन में सैकड़ों कार्य करना पड़ता है। कवि प्रश्न करता है कि क्या प्राकृतिक सौंदर्य और जीवन के धंधों को दोनों को साथ साथ लेकर चला जा सकता है। शरीर और मन का संबंध बड़ा ही पवित्र होता है, यह नाता कैसे टूट सकता है, ठीक है ना। कवि कुछ गंभीर होकर अपने मन के कुछ प्रश्नों का वर्णन करता है कि क्या जब उम्र ढलेगी तो यह सब कुछ जो आज इतना लुभावना लग रहा है खो जाएगा। क्या उम्र के साथ साथ सूरज और चांद की कांति निष्प्राण हो जाएगी। जिन मनोहर दृश्यों को संजोकर मैंने जीवन मरण का स्वर साधा है, क्या उनका आकर्षण सांसों को धोखा दे जाएगा। कवि कहता है कि जिस दिन मैं स्वप्नों और परिकल्पनाओं का मोल भाव करने बैठूंगा, उस दिन मेरे संघर्षों की आशा मंद पड़ जाएगी, ठीक है ना। आभा आभा, ठीक है ना, संघर्षों की आभा मंद पड़ जाएगी, और उस दिन विवशता मुझ पर तरस दिखाएगी। अर्थात जिस दिन मैं विवशता का दास बन जाऊंगा, उस दिन जीवन की अपेक्षा मृत्यु का पलड़ा भारी हो जाएगा। उस दिन मृत्यु मुझे थाम लेगी, ठीक है। काव्यगत सौंदर्य में लिखेंगे भाषा खड़ी बोली, शब्द शक्ति लक्षणा, अलंकार श्लेष अनुप्रास, रस शांत शैली गीत, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले पद पर। इन सब से बढ़कर भूख बिलखती मिट्टी की, पथ पर पथराई आंखें पास बुलाती हैं। भगवान भूल में रच कर जिनको भूल गया, जिनकी हड्डी पर धर्म ध्वजा फहराती है। समझना, यहाँ पर कवि ने राह में जो श्रमिक और मजदूरों के साथ जो नेतागिरी लोग करते हैं, उनका यहाँ पर वर्णन किया है कि असहाय और कमजोर लोगों का कोई भी साथ नहीं देता है, ठीक है ना। तो कवि कहते हैं कि इन सब प्राकृतिक सौंदर्यों की बात छोड़ो, ठीक है ना, इन सब से बढ़कर, इन प्राकृतिक सौंदर्यों से बढ़ करके भूख बिलखती मिट्टी की। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मिट्टी का मतलब आप लोग क्या लिखेंगे, मिट्टी का मतलब शरीर, ठीक है ना। मिट्टी यानी मिट्टी के समान शरीर है जिसकी, ठीक है ना। कौन, किसान लोग, मजदूर लोग, श्रमिक लोग जो हमेशा मिट्टी में रहते हैं और मिट्टी में ही मिल जाते हैं, ठीक है ना। उनको जो है कोई भी सरकार, कोई भी नेता लोग उन्नति नहीं करने देते हैं, ठीक है ना। कहते हैं कि इन सब प्राकृतिक सौंदर्यों से बढ़ करके उन शरीर यानी उन श्रमिकों के शरीर की भूख जो है बिलखती मतलब व्याकुलता को बढ़ाती है। यानी कि इन सब प्राकृतिक सौंदर्यों से बढ़ करके मुझे उन किसानों एवं श्रमिकों की भूख जो है व्याकुलता को बढ़ा देती है। मेरी व्याकुलता को उन किसानों की भूख जो है बढ़ा देती है। क्यों, क्योंकि उन्हें कोई खाने पीने के लिए कुछ देने वाला नहीं है। पथ पर पथराई आंखें पास बुलाती हैं। रास्ते पर, पथ पर मतलब रास्ते पर उनके पत्थर के समान पथराई हुई आंखें जो हैं आने जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपने आसपास बुलाती हैं। सबसे उम्मीदें रखती हैं कि शायद कोई व्यक्ति तो हमें खाने को दे दे, ठीक है ना। भगवान भूल में रचकर जिनको भूल गया। कभी कहते हैं कि भगवान ने भी गलती से जिनको बनाया, भूल में रचकर यानी गलती से जिनको बनाया और जिनको भूल गया और भुला दिया, ठीक है ना, वैसे ही जिनकी हड्डी पर धर्म ध्वजा फहराती है। कवि कहते हैं कि उन्हीं गरीब श्रमिकों और मजदूरों पर, उन्हीं की हड्डी पर ये पूरा धर्म का झंडा जो है लहराता रहता है, क्योंकि वो धर्म के विरुद्ध कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि वो अपने से बड़ों से, अपने से दबंगों से कुछ भी, किसी भी चीज़ का कोई भी प्रकार का प्रश्न सवाल नहीं उठा सकते। जो कह देंगे सो उन्हें मानना पड़ेगा। यानी उन्हीं की हड्डी पर धर्म की ध्वजा फहराती है, बाकी बड़े बड़े दबंगों पर तो कुछ नहीं होता, ठीक है ना। आगे देखो, इनको भूलूं तो मेरी मिट्टी मिट्टी है। कवि कहते हैं कि यदि मैं इन श्रमिकों और मजदूरों को भूल जाऊं, इनको भूलूं, यदि मैं इन श्रमिकों और मजदूरों को भूल जाऊं तो ये मेरी मिट्टी यानी ये मेरी शरीर जो है, दूसरी मिट्टी का मतलब मिट्टी, ठीक है ना,
मेरी शरीर जो है मिट्टी के समान हो जाएगी। ये पहली मिट्टी का मतलब शरीर, दूसरी मिट्टी का मतलब माटी, ठीक है ना। यानी कि अगर मैं इन मजदूरों को भूल जाऊं, इन श्रमिकों के मेहनत को भूल जाऊं, तो मेरी शरीर जो है मिट्टी के समान है, मेरी आंखों का पानी केवल पानी है। यानी इन श्रमिकों और मजदूरों की मेहनत को देखकर यदि मेरी आंखों में पानी नहीं आए, मेरे आंखों में आंसू नहीं आए, तो ये आंसू नहीं केवल पानी भरा हुआ है। इनको भूलूं तो मेरा जन्म अकारथ है। कवि कहते हैं कि यदि मैं इन श्रमिकों को भूल जाऊं तो इस पृथ्वी पर मेरा जन्म जो है अकारथ है, यानी व्यर्थ है, ठीक है ना। यानी कि अगर इन मजदूरों को मैं भूल जाऊं तो मेरा जन्म जो है व्यर्थ है, मेरा जीना मरने की मूक कहानी है। कवि कहते हैं कि यदि मैं इन मजदूरों के द्वारा किए गए कृत्यों को, मजदूरों के द्वारा किए गए उपकार को मैं भूल जाऊं तो मेरा इस जीवन में जीना मरने की एक शांत रूप से, मूक मतलब शांत रूप से कहानी है। यानी मेरी इस जिंदगी जो है मरे हुए के समान है। सिंपल सी ये बात है, ठीक है ना। तो यहाँ से लेकर के इन सब से बढ़ करके मूक कहानी है तक कि कैसे आप लोग व्याख्या लिखेंगे, ये चीज़ चलो नोट्स में आपको भी बताते हैं। एक तरफ लिखना है इन सब से, दूसरी तरफ कहानी है, ठीक है, डैश डैश कर देना। संदर्भ पूर्वक प्रसंग में लिखेंगे, यहाँ कवि ने असहाय और कमजोर वर्ग के व्यक्तियों के प्रति सहानुभूति प्रकट किया है, ठीक है। व्याख्या में लिखेंगे, कवि कहते हैं कि मेरा हृदय केवल प्राकृतिक सुंदरता में ही नहीं बंधा रह सकता, मैं दुख से तड़पते हुए उन व्यक्तियों को अधिक महत्व देता हूँ जो कि अन्न के अभाव में भूख से व्याकुल होकर जर्जर हो गए हैं, यानी मरे हुए के समान हो गए हैं। उनकी पथराई हुई आंखें आने जाने वाले हर व्यक्ति को अपने पास बुलाती हैं। ये वे लोग हैं जिनको भगवान ने गलती से बनाया और उसके बाद भुला दिया। वास्तव में धर्म की ध्वजा इन दीनहीन प्राणियों की हड्डियों पर ही फहराती है, क्योंकि ये लोग अन्याय के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पाते हैं। कवि कहता है कि यदि मैं इन लाचार और विवश व्यक्तियों को भुला देता हूं तो मेरा शरीर मिट्टी का मात्र होगा, ठीक है। यदि मेरे नेत्र इन लोगों के अपार कष्टों को देखकर द्रवित नहीं हो उठते हैं तो इन नेत्रों का पानी सिर्फ पानी के समान है। यदि मैं इस दलित वर्ग को भुला दूं या भुला देता हूं तो मेरा जन्म व्यर्थ है, ठीक है, और मेरा जीवित रहना भी मरने की एक मूक कहानी के समान ही है। देखो रात को नोट्स लिख रहा था, इस वजह से थोड़ा गलतियां कुछ ज़्यादा ही हो गई हैं, नींद आ रही थी, ठीक है ना। और यहीं पर कई लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो भाई कर दीजिएगा। देखिए, काव्यगत सौंदर्य में भाषा खड़ी बोली, शैली गीत, रस शांत, अलंकार रूपक और अनुप्रास, गुण प्रसाद, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले पद पर। तो देखो दोस्तों, आ चुके हैं अगले पद पर। यहाँ पर भी कवि ने उन्हीं नेताओं की बात किया है जो भारत के श्रमिकों एवं मजदूरों को याद नहीं करते, भूल जाते हैं वोट लेने के बाद, ठीक है ना। मैं देख रहा हूँ तुम इनको फिर भूल चले, बातों बातों में हमें बहुत बहलाते हो, बेबसी चीखती जब बच्चों की लाशों पर, उसको आज़ादी की प्रतिध्वनि बतलाते हो। समझना समझना, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, कवि कहते हैं कि मैं देख रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि ये जो नेता लोग हैं, ये जो सत्ताधारी लोग हैं, ये शासक जो हैं, ये हमारे भारत के किसानों को फिर से भूल चुके हैं, ठीक है ना। फिर से भूल चुके हैं। ये हमारे भारत के श्रमिकों को अपनी बातों में भड़काते हैं, बातों बातों में हमें बहला लेते हैं, भड़का लेते हैं। ये देंगे, वो देंगे, दुनियादारी करेंगे, ये बनवा देंगे, वो बनवा देंगे, तुम्हें सारी व्यवस्थाएं देंगे, कुछ नहीं देंगे, ठीक है ना। केवल बातों बातों में बहलाते हैं ये भारत के नागरिकों को। और बेबसी चीखती जब बच्चों की लाशों पर, कवि कहते हैं कि जब उन मजदूरों की व्यवस्था जो है, बेबसी मतलब व्यवस्था, जब उन मजदूरों की व्यवस्था जो है बच्चों की लाशों पर चीखती है, यानी जब उन मजदूरों की व्यवस्था जो है बच्चों की लाशों पर चीखती है तो उसकी आज़ादी, तो ये नेता लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि मजदूर लोग आज़ादी मांग रहे हैं, ठीक है ना, आज़ादी की प्रतिध्वनि बतला देते हैं। तो वो जो चीखने वाली आवाज़ होती है उसको ये आज़ादी की मांग की ध्वनि बता देते हैं, कहते हैं कि मजदूर लोग आज़ादी की मांग कर रहे हैं। ये सब कह करके बात बात में टाल देते हैं और बच्चों के लिए कोई भी नई नई व्यवस्थाएं नहीं देते हैं। मजदूर लोग इसी के लिए तड़पते रहते हैं, ठीक है ना। आगे देखो, यूं खेल करोगे तुम कब तक असहायों से, कब तक अफीम आशा की हमें खिलाओगे। कभी कहते हैं कि हे नेताओं, हे सत्ताधारियों, हे शासकों, तुम भारत के नागरिकों के साथ यूं माने कब तक खेल करोगे, यूं माने इस प्रकार, ठीक है ना, इस प्रकार खेल करोगे तुम कब तक असहायों से, यानी हमारे जिनका कोई आशा नहीं है, जिनका कोई सहारा नहीं है, निराश्रयों के साथ, निराश्रय किसानों के साथ, मजदूरों के साथ तुम इस प्रकार कब झूठ बोल बोल करके खेल करते रहोगे, कब तक अपना जो है पहाड़ा इन्हें पढ़ाते रहोगे, और कब तक अफीम आशा की हमें खिलाओगे, और कब तक हमें तुम उम्मीद रूपी, आशा रूपी मतलब उम्मीद रूपी अफीम, अफीम क्या है, एक नशीला पदार्थ होता है, ठीक है ना। अफीम क्या है, एक नशीला पदार्थ है,
जैसे गांजा तंबाकू होता है वैसे ही अफीम होता है, ठीक है ना। कहते हैं कि कब तक तुम हमें उम्मीद रूपी अफीम खिलाते रहोगे, ठीक है ना, कब तक तुम हमें उम्मीदें देते रहोगे कि हम ये योजना देंगे वो योजना देंगे, दुनियादारी बताते रहोगे। बर्बाद हो गई फसल कहीं जोती बोई, क्या बैठे अकेले ही मरघट पर गाओगे। कभी कहते हैं कि तुम आज इन मजदूरों की मदद नहीं कर रहे हो, आज इन मजदूरों का सहारा नहीं दे रहे हो, जिनके सहारे पे पूरा देश चल रहा है, जिनका उत्पन्न किया हुआ दाना पूरा देश खा रहा है। अगर कहीं ना कहीं इनकी ज्योति बोई हुई अगर फसल बर्बाद हो गई ना, अगर इनकी ज्योति बोई हुई फसल बर्बाद हो गई ना, तो ये पूरा संसार मरघट बन जाएगा, पूरा संसार मरघट यानी शमशान घाट बन जाएगा। और क्या तुम अकेले नेता लोग बैठ करके अकेले क्या करोगे यहाँ पर, तुम अकेले ही बचोगे तो आखिर करोगे क्या तुम इस संसार में अकेले बैठकर, ठीक है ना। इसलिए मजदूरों की उन्नति कराओ, उन्हीं से ये पूरा देश चल रहा है। विश्वास सर्वहारा का तुमने खोया तो आसन्न मौत की गहन गांस गड़ जाएगी, यदि बांध बांधने के पहले जल सूख गया धरती की छाती में दरार पड़ जाएगी। समझना, कभी कहते हैं सर्वहारा क्या है, मतलब जिसका सब कुछ खो चुका हो। सर्वहारा मतलब जिसका सब कुछ खो चुका हो, और सर्वहारा का मतलब यहाँ पर क्या लिखेंगे, किसान लोग, ठीक है ना, श्रमिक लोग। कभी कहते हैं कि यदि तुमने श्रमिकों का यानी सर्वहारा का यानी किसानों का विश्वास खो दिया, हे नेताओं अगर तुमने श्रमिकों का मजदूरों का विश्वास खो दिया ना, तो तुम्हारे आसन्न मौत हो जाएगी। आसन्न मतलब तुम्हारे पास मौत आ जाएगी। आसन्न मौत की गहन माने गंभीर, ठीक है ना, गहन माने गहरी, गंभीर, गौस, गौस क्या होती है, खूंटी जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। तुम्हारे पास मौत की खूंटी गड़ जाएगी यानी मौत तुम्हारे नजदीक आ जाएगी अगर तुम मजदूरों को भूल गए, ठीक है ना, मजदूरों का विश्वास अगर तुमने खो दिया तो। यदि बांधने के पहले जल सूख गया। कभी कहते हैं कि यदि कहीं पर हमें बांध बनाना हो, अगर कहीं पर हमें बांध बनाना हो, बांध बांधना हो, और बांध बनाने के पहले ही वहां पर पानी सूख गया ना, तो कहते हैं कि धरती की छाती में दरार पड़ जाएगी। धरती की छाती में दर्रे पड़ जाएंगे, धरती की छाती जो है जगह जगह से फट जाएगी। इसलिए हे श्रमिक, हे नेता लोगों, हे सत्ताधारियों, तुम भारत के नागरिकों को अभी से सुविधाएं, सुख सुविधाएं देना शुरू कर दो। नहीं अगर पानी की तरह वो भी सूख गए ना, पानी की तरह अगर उन्होंने भी तुम पर विश्वास करना छोड़ दिया ना, तो तुम्हारा शरीर भी दर्रे, तुम्हारे शरीर में भी दर्रे फट जाएंगे यानी तुम भी नष्ट हो जाओगे एक न एक दिन, ठीक है। आगे देखो, सदियों की कुर्बानी यदि यूं बेमोल बिकी, जमुहाई लेने में खो गया सबेरा यदि, जनता पूर्णिमा मनाने की जब तक सोचे घिर गया अमावस का अंबर में घेरा यदि, ठीक है। कवि कहते हैं, समझिएगा, कवि कहते हैं कि यदि सदियों की कुर्बानी यदि यूं बेमोल बिकी, कहते हैं कि यदि हमारे देश को आज़ाद कराने में जो हमारे भारत के प्राचीन लोगों ने, भारत के प्राचीन सदियों की मतलब आदिकाल की, प्राचीन काल की कुर्बानी जो है, अगर उसका कोई मोल नहीं हुआ, अगर तुम लोगों की नेतागिरी के चलते हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ, ठीक है ना, तुम लोगों की नेतागिरी के चलते हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ, उस हमारे मजदूरों, हमारे भारत के वीरों की जो की गई कुर्बानी है उसका कोई मूल्य नहीं हुआ, वो बिना किसी मूल्य के बिक गई ना, अगर उसका कोई हमें अर्थ नहीं निकला ना, तो जमुहाई लेने में खो गया सवेरा यदि। कहते हैं कि यदि जमुहाई लेने में यानी थोड़ा औंघाने में, जमुहाई मतलब थोड़ा औंघाने में यानी नींद युक्त होकर के, ठीक है ना, नींद युक्त होकर के यदि तुमने प्रत्येक सवेरे को खो दिया, अगर उगने वाले प्रत्येक दिन के प्रत्येक सवेरे को तुमने जमुहाई लेने में खो दिया यानी कुछ नया विकास नहीं किया ना, तो जनता पूर्णिमा मनाने की जब तक सोचे, यानी कि अगर जनता पूर्णिमा मनाने की रात्रि का अगर जनता सोच रही हो और वहां पर अगर पूर्णिमा की जगह पर अमावस्या आ गई ना, अमावस्या का घेरा अगर अंबर में घिर गया यानी कि घिर गया अमावस्या का अंबर में यानी आकाश में, अगर जनता पूर्णिमा की इंतजार कर रही हो और अगर आसमान में अमावस्या छा जाए ना, तो वहां पर ये इतिहास तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, इतिहास ना तुमको माफ करेगा, याद रहे, ठीक है ना। ये इसी लाइन का यहाँ पर अंश जुड़ा हुआ है, यानी इतिहास तुमको भी कभी भी ऐसी करनी पे माफ नहीं करेगा। यानी घिर गया अमावस्या का अंबर में घेरा मतलब कि यदि जनता पूर्णिमा रूपी आज़ादी की क्या कर रही हो, याद कर रही हो, यानी पूर्णिमा रूपी आज़ादी का जश्न मनाने की जनता अगर सोच रही है, जनता पूर्णिमा रूपी आज़ादी का जश्न मनाने की सोच रही है, और अगर उन्हें आज़ादी ना मिल करके अंग्रेजों का शासन रूपी अमावस्या रात्रि वहां पर आ गई ना, अगर हमारे देश में अंग्रेजों का शासन गिर गया ना, तो फिर ये जनता तुम जैसे नेताओं को कभी माफ नहीं करेगी और इतिहास तुमको कभी भी माफ नहीं करेगा। तो यहाँ तक की व्याख्या कैसे लिखेंगे,
ठीक है ना, ये चीज आपको पहले बता देते हैं। देखिए आप लोग एक तरफ लिखेंगे मैं देख रहा हूं, दूसरी तरफ घेरा यदि डैश डैश कर देना। संदर्भ पूर्वत प्रसंग में लिखेंगे इन पंक्तियों में कवि ने दीन दुखियों के प्रति शासन की उपेक्षा पर प्रहार किया है। ठीक है, व्याख्या में लिखेंगे कवि शासक एवं पूंजीपतियों को संबोधित करते हुए कहते हैं, देखिए 2 बार लिख गया, ठीक है ना, संबोधित करते हुए कहता है कि तुम लोग श्रमिक वर्ग की उपेक्षा कर रहे हो, अब बातें बना बना करके इन्हें बहलाना छोड़ दो। निर्धन श्रमिकों के मृतप्राय बच्चों पर चीखती व्यवस्था को तुम स्वतंत्रता की प्रतिध्वनि के रूप में परिभाषित कर उधर से अपना ध्यान हटाना चाहते हो। कवि कहता है कि यदि तुम असहायों की मूल समस्या का समाधान करने की अपेक्षा इनके साथ खिलवाड़ करोगे तो ठीक नहीं होगा। बहुत समय बीत गया, निर्धन को आशा रूपी अफीम खिला खिला करके अब भी सुला देना चाहते हो। याद रखना, मानवीय संवेदनाओं की जो फसल हमने जोती बोई है, यदि वह नष्ट हो गई ना तो तुम तनहा रह जाओगे, और यदि संसार शमशान बन गया तो तुम उसमें रह कर क्या खुश रह सकोगे। कवि आगे चेतावनी देता है कि यदि तुमने गरीब निर्धन जन का विश्वास खो दिया तो निकट आती मृत्यु की गहरी फांस तुम्हारे जीवन में गड़ जाएगी। बड़े प्रयत्नों के बाद गरीब जागा है, इसकी जागृति का अभिनंदन करना चाहिए। अगर बांध बांधने से पहले ही पानी सूख जाए तब तो धरती की छाती में दरार पड़ जाएगी। अर्थात बांध इसलिए बांधा जाता है कि पानी इकट्ठा रहे, परंतु पानी सूख गया तो बांध का क्या औचित्य रहेगा। अतः समय रहते सचेत हो जाओ और निर्धन को संभालो, उसे उसके अधिकार सौंपो। कभी पुनः चेतावनी देता है कि यदि श्रमिक वर्ग के उन्नति के लिए सदियों से चले आ रहे आंदोलनों का सम्मान ना हुआ, उनकी कुर्बानी व्यर्थ चली गई तो ठीक नहीं होगा। सवेरे के जागरण की जमुहाई ले लेकर खो देना कहाँ की बुद्धिमानी है। पूर्णिमा का उत्सव मनाने की बात सोचते सोचते यदि आकाश में अमावस्या का अंधेरा छा गया तो इतिहास तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, जनता माफ नहीं करेगी। ठीक है ना, अतः अंधेरे दूर कर श्रमिक के जीवन में प्रकाश का उत्सव मनाने का उपक्रम करो। ठीक है ना, जागो नेताओं जागो, और वीडियो को लाइक करो। ठीक है ना, काव्यगत सौंदर्य में लिखो भाषा खड़ी बोली, शब्द शक्ति लक्षणा, अलंकार में रूपक, अतिशयोक्ति, शैली, भावात्मक, गीत, रस, रौद्र। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले पद पर। इतिहास न तुमको माफ करेगा, याद रहे पीढ़ियां तुम्हारी करनी पर पछताएंगी। पूरब की लाली में कालिख पुत जाएगी, सदियों में फिर क्या ऐसी घड़ियां आएंगी। देखिए कवि कहते हैं कि अगर तुम ऐसे ही करते गए, हमारे भारत को बर्बाद करते गए, तो आने वाला इतिहास जो है तुमको कभी भी माफ नहीं करेगा। आने वाली पीढ़ियां तुम्हारे किए गए क्रियाकलाप पर यानी किए गए करनी पर पश्चाताप करेंगी और तुम्हें थू थू करेंगी, धिक्कारेंगी। पूरब की लाली में कालिख पुत जाएगी, और कहते हैं कि अगर तुम ऐसे ही करते गए तो पूरब की लाली में मतलब यानी सदियों में किए गए जो क्रियाकलाप हैं, यानी हमारे भारतीयों द्वारा जो की गई कुर्बानी है, उसमें कालिख पुत जाएगी, यानी उसमें कलंक लग जाएगा तुम्हारे इस प्रकार के किए गए क्रियाकलाप से, यानी उनके भी किए गए बलिदान का कोई महत्व तो नहीं रह जाएगा, उस पर भी कलंक लग जाएगा तुम्हारे इस प्रकार के क्रियाकलाप से, और सदियों में फिर क्या ऐसी घड़ियां आएंगी। कभी कहते हैं कि हे नेताओं जाग जाओ, दोबारा ऐसा समय नहीं आएगा, अभी भी वक्त है, समझ जाओ, सुधर जाओ और देश को बर्बाद मत करो। ठीक है ना, आगे देखो, इसलिए समय के सैलाबों को मत रोको, खुशहाल हवाओं में न खिड़कियां बंद करो, हर किरण जिंदगी की आंगन तक आने दो, नव निर्माणों की लपटों को मत मंद करो। कभी कहते हैं कि इसलिए हे नेताओं, समय के सैलाबों को मतलब समय रूपी इस बाढ़ को, ठीक है ना, समय के सैलाबों मतलब समय रूपी, सैलाब माने बाढ़ होता है, ठीक है ना, समय रूपी इस बाढ़ को रोको मत, जहां तक जा रही है खुशहाल हवाओं से ना खिड़कियां बंद करो। इस प्रकार के खुशहाली की हवाओं यानी समय जो है, जैसे अगर आप सुधरेंगे, ठीक है ना, अगर नेता लोग सुधरेंगे तो पूरे देश में सुख शांति व्याप्त होगी, यानी कि तुम लोग सुधर जाओ तो इससे पूरे देश में खुशहाली रूपी हवाएं चलने लगेंगी, और तुम ही लोग खिड़कियां बंद कर रहे हो जिससे ये हवाएं सभी जगह फैल नहीं पा रही हैं। ठीक है ना, इसलिए हे नेताओं, ये खिड़कियां मत बंद करो, तुम लोग दरवाजे का काम मत करो, इसे खुला रहने दो, सब लोगों के पास हर किरण जिंदगी की आंगन तक आने दो। ठीक है ना, हर लोगों के पास विकास की हर किरण जिंदगी की मतलब उनके जिंदगी में विकास की प्रत्येक किरण को हर व्यक्ति के आंगन तक पहुंचने दो। विकास केवल धनी वर्ग के लोगों तक ही सीमित ना रहे, इसलिए खिड़कियां मत बंद करो, प्रत्येक व्यक्ति के आंगन तक विकास की इस किरण को जाने दो, प्रत्येक व्यक्ति को विकसित होने दो, गरीब वर्ग को भी ऊंचा उठने दो, नव निर्माणों की लपटों को मत मंद करो।
हे नेताओं, नवनिर्माणों को, यानी देश ये नवनिर्माण मतलब विकास को, ठीक है ना, विकास रूपी ये लपटें जो हैं, ये विकास रूपी लपटें जो हैं ये सभी जगह फैल रही हैं, इनको धीमा मत करो, मत मंद करो, मतलब धीमा मत करो, सब जगह फैल जाने दो, जिससे हमारा पूरा देश विकसित हो जाए, ठीक है ना। चलिए इतने की व्याख्या पहले बता देते हैं, फिर लास्ट वाला अकेले बता देंगे, ठीक है ना। आप लोग एक तरफ लिखेंगे इतिहास न तुमको, दूसरी तरफ मत मंद करो, ठीक है। संदर्भ पूर्वक प्रसंग में लिखो। इन पंक्तियों में कवि ने मानव समाज के कर्णाधारों को, यानी कि सत्ताधारियों को समाज कल्याण के लिए प्रोत्साहित किया है। व्याख्या में लिखेंगे, कवि का कथन है कि समय परिवर्तनशील है, अतः हमें समय के अनुसार उसका सदुपयोग करना चाहिए। इस समय का जो इतिहास लिख जाएगा उसमें किसी भी व्यक्ति को उसकी गलती के लिए क्षमा नहीं किया जा सकता। सत्ताधारियों को संबोधित करते हुए कवि कहता है कि तुम्हारी गलतियों से पूरब में उगने वाले सूर्य की अरुणिमा पर यानी लालिमा पर भी कालिख पुत जाएगी। फिर शताब्दियों तक ऐसा समय दोबारा नहीं आएगा। समय की परिवर्तनशीलता को देखते हुए प्रगति के यानी उन्नति के प्रवाह को रोकने का प्रयास मत करो। इसलिए तुम घर की खिड़कियां बंद मत करो। जीवन की आनंददायक किरणों का प्रकाश प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचने दो। इन आनंदमयी घड़ियों का उपयोग मात्र धनी वर्ग तक ही सीमित न रह जाए, इसलिए तुम ऐसा प्रयास करो ताकि उन किरणों का प्रकाश साधारण जनता के आंगन तक पहुंचे। नवनिर्माण रूपी महान यज्ञ की ज्वालाओं को धीमा करने का प्रयत्न मत करो, अपितु उसको और अधिक जलने दो, ठीक है ना, जिससे सभी जगह विकास हो जाए। काव्यगत सौंदर्य में देख लीजिए, रसवीर, भाषाओज पूर्ण, शैली गीत, शब्द शक्ति लक्षणा। चलिए चलते हैं अगले पद पर। इस नए सवेरे की लाली को देखो तुम, इसको अपनी पहचान पुरानी है। भूभुआ स्वर्ग को एक बनाने आई, जो युग की गायत्री सब छंदों की रानी है। समझना पहले देखो, इस नए सवेरे की लाली को देखो तो कवि कहते हैं ये जो नया सवेरा आया है, ठीक है ना, यानी कि ये जो आधुनिक दुनिया आई है, इसकी चमकने वाली लालिमा को देखो, ठीक है ना। ये जो नया सवेरा हमारे देश में खिला हुआ है, यानी कि जो हमारे श्रमिक वर्ग के उत्थान का नया सवेरा जागृत हुआ है, श्रमिक वर्ग थोड़ा जागृत हो रहे हैं, इसको देखो, ये देखने योग्य है, ठीक है ना। इसकी अपनी कितनी पहचान पुरानी है। ये श्रमिक वर्गों को जागृत करने के लिए हमारे पुराने लोगों ने कितना ज़्यादा मेहनत किया है, ठीक है ना। इसकी अपनी कितनी पहचान पुरानी है, यानी ये बहुत पुरानी पहचान है। बहुत दिनों से इस दिन का इंतजार था कि जब हमारे श्रमिक लोग जागृत हों, ठीक है ना। भूभुआ स्वर्ग को एक बनाने आई, जो युग की गायत्री सब छंदों की रानी है। देखो, भू माने भूलोक को, यानी पृथ्वी लोक को, भूअलोक मतलब भूअलोक को, ठीक है ना। देखिए 3-4 लोक होते हैं। भू माने पृथ्वी लोक को, भुआ माने भूअलोक को, भूअलोक, ठीक है ना, भूअलोक। स्वर्ग माने स्वर्ग लोक को, यानी भूलोक को, भूअलोक को और स्वर्गलोक को, यानी तीनों लोकों को एक बनाने आई है, जो यानी एकता के सूत्र में जो बांधने आई है। कौन? गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र आप लोग जानते होंगे, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ठीक है ना। तो यही गायत्री मंत्र जो आया हुआ है, ये सभी छंदों की एक रानी है, यानी सभी छंदों में सबसे श्रेष्ठ है। और ये हमारे देश में और ये तीनों लोकों को एकता के सूत्र में बांधने आया है, ठीक है ना। कवि ने इसका यहाँ पर भी जिक्र कर दिया है गायत्री मंत्र का, ठीक है। तो पूरे का अब आप लोग कैसे लिखेंगे? देखिए, आप लोग एक तरफ लिखेंगे इस नए सवेरे, दूसरी तरफ की रानी है, डैश डैश कर देना, संदर्भ पूर्वक रहेगा, ठीक है। प्रसंग में लिखोगे, इन पंक्तियों में कवि ने आमंत्रण दिया है कि श्रमिक वर्ग के उत्थान के सवेरे का खुलकर स्वागत करो। व्याख्या में लिखेंगे, कवि कहता है कि आज चेतना का जो प्रभात हुआ है, इसके लिए बहुत पुराने समय से संघर्ष होता रहा है। इस नए सवेरे की अरुणाई यानी लालिमा की पहचान बहुत पुरानी है। आज नवयुग की चेतना गायत्री भूलोक, भूलोक और स्वर्गलोक की समस्त समता की प्रतिष्ठा करने का आह्वान कर रही है। इसका स्वागत करो, ठीक है ना। काव्यगत सौंदर्य में देख लीजिए, भाषा, खड़ी बोली, शैली, गीत, अलंकार, अनुप्रास, रस, अद्भुत, सब शक्ति लक्षणा, ठीक है। यहाँ से पूरा चैप्टर फिनिश होता है। काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करना। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर जाइए, लर्न विथ आरपी लिखिए, हमारा चैनल आएगा, उसको सब्सक्राइब करो, वहाँ पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। पूरा नोट्स आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है ना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों के पास शेयर करना। मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।